एडवांस पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 8 उच्चतर साझेदारी लेखे भाग 8 में आपका पुनः स्वागत है। यह अध्याय यूनिट 4 इकाई 4 में सम्मिलित किया गया है। बीकॉम प्रथम वर्ष ग्रुप 1 पेपर 1 वित्तीय लेखांकन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार। पाठ्यक्रम की 5 इकाइयाँ आपके सामने हैं। वर्तमान में जिस इकाई का अध्ययन जारी है वह लाल रंग से दर्शाया गया है। अब हम साझेदारी संस्थाओं से संबंधित एक नई लेखांकन समस्या के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, किसी फर्म के समापन पर आने वाली लेखांकन समस्याएं। जब किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है तो उसे फर्म का समापन अथवा फर्म का विघटन कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में साझेदारी का समापन अथवा विघटन हो सकता है। नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, समझौते द्वारा समापन। धारा 40 के अनुसार सभी साझेदारों की परस्पर सहमति से अथवा साझेदारों के मध्य हुए ठहराव के अनुसार कभी भी फर्म का समापन किया जा सकता है। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। धारा 41 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में फर्म का समापन अनिवार्य रूप से हो जाता है। वे परिस्थितियां हैं: नंबर 1, जब फर्म के समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। नंबर 2, यदि किसी ऐसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार अवैध हो जाए। नंबर 3, व्यापार जो सामान्य प्रकृति का हो की दशा में 20 से अधिक तथा बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक साझेदार हो जाने पर। नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, आकस्मिक घटनाओं के फलस्वरूप समापन। धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य विपरीत समझौता न होने पर निम्न परिस्थितियों में भी फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 1, निश्चित अवधि के लिए बनाई गई फर्म का उस अवधि के समाप्त हो जाने पर। नंबर 2, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई फर्म का उस उद्देश्य के पूरा हो जाने पर। नंबर 3, किसी साझेदार की मृत्यु पर। नंबर 4, किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। सिचुएशन नंबर 4, डिसोल्यूशन एट विल, ऐच्छिक समापन। धारा 43 के अनुसार ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी एक साझेदार द्वारा फर्म के समापन हेतु अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देने पर फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 5, डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय द्वारा समापन। धारा 44 के अनुसार किसी साझेदार द्वारा अभियोग चलाने पर कुछ आधारों में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकते हैं। वे आधार इस प्रकार हैं: नंबर 1, जब कोई साझेदार पागल हो जाए। नंबर 2, जब अभियोग चलाने वाले साझेदार के अलावा अन्य कोई साझेदार स्थायी रूप से कार्य करने के अयोग्य हो जाए। नंबर 3, जब अभियोग चलाने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य साझेदार फर्म को क्षति पहुंचाने वाले आचरण का दोषी हो। नंबर 4, जब कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करे। नंबर 5, जब कोई साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य को हस्तांतरित कर दे। नंबर 6,
जब फर्म का व्यापार केवल हानि पर ही संचालित किया जा सके। नंबर 7, जब अन्य कोई कारण जो न्यायालय की दृष्टि में फर्म के समापन के लिए न्यायोचित हो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म के समापन पर खातों का निपटारा। किसी फर्म के समापन पर हिसाब किताब का निपटारा साझेदारों के मध्य हुए समझौते तथा साझेदारी अधिनियम की धारा 48 में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, हानियों की पूर्ति यानी सेटलमेंट ऑफ लॉसेज। पूंजी की कमी सहित व्यापार की हानियां सर्वप्रथम फर्म के लाभों में से पूरी की जाएगी, फिर पूंजी में से, और अंत में यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभ विभाजन अनुपात में पूरा किया जाएगा। नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। संपत्तियों का निपटारा। फर्म की संपत्तियों का उपयोग एक विशिष्ट क्रम में किया जाता है। वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम फर्म द्वारा तीसरे पक्ष के ऋणों दायित्वों को चुकाने में। इसके पश्चात साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण अथवा अग्रिम का आनुपातिक भुगतान करने में। इसके पश्चात प्रत्येक साझेदार को आनुपातिक हिसाब से उनकी पूंजी चुकाने में। शेष यदि कोई राशि बच जाती है तो साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में बांट दी जाएगी। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। एक फर्म के समापन पर लेखांकन प्रक्रिया। फर्म के समापन की तिथि से सामान्य व्यापारिक कार्य बंद हो जाता है तथा फर्म की संपत्तियों से वसूली करने और दायित्वों के भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेखांकन में जो खाते तैयार किए जाते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता। नंबर 2, बैंक एंड कैश अकाउंट, रोकड़ एवं बैंक खाता। पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, साझेदारों के पूंजी व चालू खाते। अदर रिक्वायर्ड अकाउंट्स, अन्य आवश्यक खाते। रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों के विक्रय पर राशि वसूल की जाती है तथा उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे वसूली खाता कहा जाता है। यह एक नाम मात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य संपत्तियों के विक्रय तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना होता है। रोकड़ व बैंक शेष, साझेदारों के ऋण, संचय एवं अवितरित लाभ, साझेदारों के चालू एवं पूंजी खातों के शेष छोड़कर अन्य समस्त संपत्तियां एवं दायित्व इस खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जिससे सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति, दायित्वों के भुगतान एवं समापन व्यय संबंधी लेखे भी इसी खाते में किए जाते हैं। इस खाते का शेष वसूली पर लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करता है, जिसे लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर साझेदारों के चालू अथवा पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। वसूली खाते तथा पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर।
वसूली खाते तथा पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर को कुछ आधारों के बिंदुओं को ध्यान में लेते हुए स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। वसूली खाता फर्म के समापन पर संपत्तियों के विक्रय से वसूली तथा दायित्वों के भुगतान से संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए बनाया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी नए साझेदार के प्रवेश अथवा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या उसकी मृत्यु पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी का लेखा करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 2, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, तैयार करने का समय। वसूली खाता फर्म के समापन पर फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए बनाया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के चालू रहने पर फर्म के संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। एक्सपेंसेस, व्यय। फर्म के समापन पर वसूली के संबंध में कुछ व्यय किए जाते हैं जिनमें वसूली खाता डेबिट किया जाता है, जबकि फर्म के संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन संस्था के लेखापालों द्वारा साझेदारों की सहमति से किया जाता है, अतः किसी प्रकार का कोई व्यय होता ही नहीं है। नंबर 4, जर्नल एंट्रीज, लेखा प्रविष्टियां। वसूली खाते के डेबिट पक्ष में रोकड़ तथा बैंक शेष के अलावा समस्त संपत्तियों के शेष तथा क्रेडिट पक्ष में पूंजी, संचय, अवितरित लाभ तथा साझेदारों के ऋणों को छोड़कर अन्य दायित्वों को हस्तांतरित करने से संबंधित लेखा प्रविष्टियां की जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्यों में कमी, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि, दायित्वों में कमी या संदिग्ध ऋणों के लिए या अन्य बनाए गए प्रावधानों के मूल्यों में कमी करने के लिए किया जाता है। कंपल्सरी, अनिवार्य। फर्म के समापन के समय वसूली खाता अनिवार्य रूप से खोला जाता है, जबकि फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता खोले बिना भी लाभ अथवा हानि का समायोजन किया जा सकता है, जिसे स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन विधि के नाम से पुकारा जाता है। धन्यवाद।